हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। जो इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैनल। इस चैनल पे हम पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पाइथन, डीबीएमएस, एल्गोरिदम्स एंड मैनी मोर। जो भी टॉपिक्स हैं हम पीसीए, एमसीए, बीटेक, बीएससी, एमएससी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स फॉर सीबीएसई +1 एंड +2। इसके साथ साथ हम करते हैं रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या फिर वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें पता लगता है कि हमें कंसेप्ट को कैसे पढ़ना है और उस कंसेप्ट को कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैंने लास्ट 2 क्लासेस में कंप्यूटर मेमोरी को टीच किया, जिसमें मैंने बताया कि कंप्यूटर मेमोरी है क्या, उसके क्या फीचर्स होते हैं, वो हम कंप्यूटर मेमोरी कैसे काम करती है, इसकी क्लासिफिकेशंस, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी को कवर किया था परसों वाली क्लास में और सेकेंडरी मेमोरी को कवर किया कल वाली क्लास में। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कैश मेमोरी को और रजिस्टर्स को। फाइन। सो इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कल की क्लास में कि कंप्यूटर को डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज क्यों चाहिए, हम एक ही मेमोरी को क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हमें डिफरेंट मेमोरीज को अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगवाने की क्या नीड है। ठीक है। सो इन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं कल की और परसों की क्लास में। एक मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या डिफरेंस है। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ इस क्लास में। इससे हमारा जो रैम वाला टॉपिक है वो फिर से रिवाइज हो जाएगा। सो हियर S stands for static and D stands for dynamic. So this is your static RAM, this is your dynamic RAM. ठीक है। अब जो आपके static RAM है उसको क्या चाहिए, constant power supply। ठीक है। और जो आपकी डायनेमिक रैम है उसको क्या चाहिए, उसको कांस्टेंट सप्लाई नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं कैपेसिटर्स। ठीक है। कैपेसिटर्स क्या करते हैं, करंट को होल्ड करके रखते हैं फॉर सम टाइम। फिर जब आपका करंट डिस्चार्ज होने लग जाता है फिर हम उसको रिचार्ज कर देते हैं। ठीक है। सो इसमें क्या यूज़ करते हैं, हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे पीरियोडिकली इसको रिफ़्रेश करने की नीड पड़ती है। ठीक है। अब ये कांस्टेंट करंट नहीं ले रहा, सो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, सिंपल है और इसकी पावर कंजप्शन भी कम है। फाइन। उसी तरह अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें, जो स्टैटिक रैम है वो थोड़ा सा स्लो है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम कांस्टेंट करंट दे के रखते हैं, सो रिफ्रेशिंग की नीड नहीं है। इसको हम यूज़ करते हैं कैश मेमोरी में। ये एक्सपेंसिव होता है, इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो भी कॉम्प्लेक्स है और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो लो है। कांस्टेंट स्टैटिक हमने एक करंट फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमें बार बार करंट देना पड़ता है। ठीक है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। एक मैंने रैम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि रैम हम क्यों यूज़ करते हैं। रैम हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें ये जो मेमोरी है सीपीयू उसको यूज़ करता है एग्जीक्यूशन में। ठीक है। ये एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है। ठीक है। और जो सीपीयू इसको डायरेक्टली असेस करता है, तो इसलिए ये बार बार रीयूज़ हो रही है एग्जीक्यूशन में। इसीलिए हमने इसको क्या रखा है, वोलेटाइल इन नेचर रखा है। मींस इलेक्ट्रिसिटी गई, रैम क्लियर। ठीक है। सो इससे क्या हुआ, जो क्लीनिंग का काम है मेमोरी का, ठीक है, वो यूज़र का ओवरहेड नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि आपको एक मेमोरी मिल गई एग्जीक्यूशन की, उसको जैसे मर्जी यूज़ करते रहो, उसका जो क्लीनिंग का काम है वो आपका काम नहीं है। सो वो हेडेक भी बच गई। और दूसरी बात, इसको सीपीयू डायरेक्टली यूज़ कर रहा है, सो ये फास्ट है, और जो इसकी लोकेशन है वो भी सीपीयू के पास होती है। फाइन। तो अब हम चलते हैं अपनी कैश मेमोरी पे। ये सब हमने कवर किया था सेकेंडरी मेमोरीज में। नाउ हम बात करेंगे कैश मेमोरी की। अब कैश मेमोरी क्या है, सो दिस इज़ योर सीपीयू, दिस इज़ योर रैम। ठीक है। अब जो रैम है उसके अंदर क्या हैं, प्रोग्राम्स इन एग्जीक्यूशन। ठीक है। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है वो सारे प्रोग्राम्स आपके किस में पड़े हैं, रैम में पड़े हैं।
अब CPU क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है। अब हम अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग हम करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। लाइक दिस इज़ योर रैम। सो आपके इसके अंदर मेमोरी रैम के अंदर प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम 2 है, प्रोग्राम 3 है, प्रोग्राम 4 है, ठीक है। मीन्स 4 प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे पड़े हुए हैं, ठीक है। CPU इनको कैसे एग्जीक्यूट करेगा, इनके इन बिटवीन स्विच करके, कभी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, कभी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, कभी इसको कर रहा है, कभी इसको कर रहा है, ठीक है। अब आपको कैश मेमोरी की क्यों नीड पड़ी? अब क्या है, जैसे प्रोग्राम 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, प्रोग्राम 1 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अब प्रोग्राम 1 के अंदर सपोज 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो बार बार एग्जीक्यूट हो रही हैं, जो बार बार नीड हो रही है उनकी, ठीक है। मीन्स कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, रिपीट हो रही हैं बार बार, ठीक है। सो उन बार बार रिपीट होने वाली इंस्ट्रक्शंस को हम कहाँ रखेंगे, कैश मेमोरी में, ठीक है। अब जो कैश मेमोरी है उसकी जो स्पीड है वो रैम से भी ज़्यादा है। इसकी जो स्पीड है ग्रेटर है रैम से बट लेस देन है CPU से, ठीक है। मीन्स स्पीड के मामले में ये इन बिटवीन है CPU एंड रैम। उसी तरह कॉस्ट के मामले में ये रैम से ज़्यादा कॉस्टली है। सो इसका जो साइज़ है वो रैम से छोटा होता है, ठीक है। और एक प्रिंसिपल होता है लोकेलिटी, रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी। ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे मेरी इंस्ट्रक्शन I56 एग्जीक्यूट हो रहा है तो मुझे इसके आसपास की जो 57 इंस्ट्रक्शन है, 58 है, 55 है, ये बार बार इनकी नीड पड़ती रहेगी। अगर मैं रैम के पास जाऊंगी तो मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। सो मैं क्या करूँगी, इन इंस्ट्रक्शन को किस में रख लूँगी, कैश मेमोरी में, जिससे क्या होएगा, मेरा टाइम बचेगा। सो बेसिकली कैश मेमोरी का क्या यूज़ है, कैश मेमोरी का यूज़ है एग्जीक्यूशन स्पीड को इंक्रीज़ करना और एग्जीक्यूशन टाइम को डिक्रीज़ करना। सो कैश मेमोरी इन दो पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। क्लियर हुआ? सो जब भी कैश मेमोरी का क्वेश्चन आएगा हमने याद रखना है जो कैश मेमोरी की स्पीड है वो रैम से फास्ट है, जो साइज़ है रैम से छोटा है, इसके अंदर हम उन इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं जो CPU को बार बार फ्रीक्वेंटली चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए हम कैश मेमोरी को CPU और रैम के इन बिटवीन रखते हैं और वो इन दोनों के इन बिटवीन वर्किंग करता है, ठीक है। सो अब हमारे पास जो कैश मेमोरी है वो 3 टाइप्स की होती है, L1, L2, L3, ठीक है। सो L1 क्या है, ये ऑन बोर्ड और इंटरनल और प्राइमरी कैश है, ठीक है। इट इज़ बिल्ट विद द हेल्प ऑफ द CPU और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसका जो साइज़ है वो वेरी करता है 8 KB से 128 KB तक। इसका जो अदर नेम है ऑन बोर्ड इंटरनल और प्राइमरी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, फाइन। सो L2 क्या है, एक्सटर्नल और सेकेंडरी कैश, ठीक है, विच रिक्वायर्स फास्ट असेस टाइम टू स्टोर टेम्परेरी डाटा। इसको हम सेपरेट चिप में बनाते हैं जो मदरबोर्ड पे लगी होती है, ना कि CPU में, ठीक है। और जो इसका साइज़ है वो 128 KB टू 1 MB होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, आपने कंप्यूटर ख़रीदा, उसके अंदर जो इनबिल्ट कैश है उसको हम कहेंगे L1 कैश, ठीक है। अब लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट, हमें तो अपनी जो स्पीड है उसको और इंक्रीज़ करना है, टाइम को और डिक्रीज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक और कैश मेमोरी अपने मदरबोर्ड पे लगवा लेंगे जिसको हम कहेंगे L2 कैश। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज़ L3 कैश। L3 cache levels are generally used with high performance and capacity of the computers। ये भी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। Its speed is very slow and the maximum size up to 8 MB, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे हम साइज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे ना, स्पीड हमारी डिक्रीज़ होती जाएगी, ये एक फिनोमिना है। सो इसीलिए अब जैसे हमने L2 लगवा ली, अभी हमें और फास्ट चाहिए, हम एक और कैश लगवा लेंगे। सो वो जो कैश होगी वो होगी हमारी L3 कैश, ठीक है। पेपर में सिर्फ ये पूछा जाता है कैश मेमोरी है क्या,
वो उसकी क्या वर्किंग है, उसको क्यों लगवाते हैं, उसकी डेफिनेशन। सो वो हमने लास्ट स्लाइड में कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्स की, ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। नाउ रजिस्टर्स क्या हैं? दिस इज़ योर सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। इसके साथ साथ इंटरनल हमने इसमें क्या बनाए होते हैं? रजिस्टर्स। ठीक है, अब ये रजिस्टर्स क्या करते हैं? रजिस्टर्स आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जो आपका डाटा एग्जीक्यूट हो रहा है ना, वो आपका रजिस्टर्स में आता है। अब ये किस तरह के रजिस्टर्स हैं? इसके अंदर एक होता है IR रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इट मीन्स जो इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो रही है वो IR रजिस्टर में आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास होता है डाटा रजिस्टर, जिसके अंदर डाटा होता है। ठीक है, फिर होता है प्रोग्राम काउंटर, जो काउंट करता है कि हम कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, और इसके साथ और रजिस्टर्स होते हैं जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, सो ये रजिस्टर्स क्या करते हैं? हमारी कंप्यूटर की वर्किंग को और ज़्यादा फास्ट करते हैं, बिकॉज दीज आर इन बिल्ट इन योर CPU। ठीक है, सो आपके CPU, आपके ओवरऑल कंप्यूटर में क्या होता है? CPU के पास रजिस्टर्स होते हैं जो बिल्कुल मतलब एग्जीक्यूशन ही कर रहे हैं रजिस्टर्स। उसके बाद आपकी कैश मेमोरी होती है, जिसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाहर क्या है? रैम है, जिसके अंदर वो प्रोग्राम्स हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रैम के बाहर क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसके अंदर आपको टोटल ओवरऑल डाटाबेस पड़ा हुआ है। ठीक है, सो इन सब मेमोरीज को अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगा के हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइन। अब इसके साथ साथ ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि जो हमारी मेमोरीज़ होती हैं उनकी क्या टाइप्स हैं। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी टाइप्स हैं वो इन पैरामीटर्स के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर इज़ लोकेशन। लोकेशन मीन्स वो जो आपकी मेमोरी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। जैसे हमने पढ़ा जो L1 कैश है वो इन बिल्ट है, ऑन बोर्ड है, वो CPU के ऊपर है। रजिस्टर्स क्या हैं? आपके CPU के अंदर हैं। सो इंटरनल में आपका क्या आएगा? कैश प्लस रजिस्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल मीन्स जैसे आपने पेन ड्राइव लगा दी, ठीक है, या फिर आपने हार्ड डिस्क लगा दी, मीन्स जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं। जो आपकी कैश है, रजिस्टर्स हैं या फिर रैम रोम हैं वो भी आपके इंटरनल हैं, क्योंकि वो आपके मदरबोर्ड के अंदर ही लगे होते हैं। ठीक है, देन कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे कैश बहुत स्मॉल मेमोरी है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज बहुत हाई स्टोरेज की मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद असेस मेथड मीन्स उसको कैसे असेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट मेमोरी असेस मीन्स मेमोरी डायरेक्ट, हाँ, जो CPU है डायरेक्ट उस मेमोरी को असेस कर सकता है। जो CPU है वो किस किस को असेस कर सकता है? वो रजिस्टर्स को असेस कर सकता है, कैश मेमोरी को कर सकता है, या फिर रैम को कर सकता है। वो सेकेंडरी स्टोरेज को डायरेक्टली नहीं असेस कर सकता। फाइन। उसके बाद मेथड्स, सीक्वेंशियल असेस मेथड मीन्स आपका जो डाटा है आपको सीक्वेंस में ही असेस करना पड़ेगा। जैसे आपकी वो टेप्स आती थी, मैग्नेटिक टेप्स, सॉन्ग प्ले करने के लिए आप सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, देन रैंडम असेस मेथड लाइक CD। इस CD में जितना भी डाटा है किसी को भी असेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन एसोसिएटिव असेस मेथड। ये मेथड क्या होता है? जो भी डाटा है हम उसका जो एड्रेस है उसके हिसाब से उसको असेस करते हैं। इसमें मेनली इंडेक्सिंग भी यूज़ होती है। मतलब जो असेस है उसको फास्ट करने के लिए ये एक टेक्निक है एसोसिएटिव असेस मेथड की। ठीक है, उसके बाद यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र, डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा। अगर आपका डाटा सेकेंडरी मेमोरी से आ रहा है तो वो ब्लॉक्स में आता है, लेकिन जो आपका डाटा अगर रैम से कैश में जाएगा वो जाएगा बिट्स में जाएगा। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस असेस, परफॉर्मेंस आपकी जो कोई भी मेमोरी है उसकी परफॉर्मेंस भी इम्पॉर्टेंट है। वो कितनी स्पीड पे काम कर रही है, उसके अंदर डाटा हम कितनी जल्दी फाइंड कर सकते हैं, कितनी जल्दी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, हमें सही पोजीशन पे जाने में कितना टाइम लगेगा वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो आता है असेस टाइम। ठीक है, उसी तरह फिज़िकल टाइप्स, वो जो मेमोरी है वो किससे बनी हुई है, वो मैग्नेटिक है
या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी है, या मैग्नेटिक ऑप्टिकल है, या फिर वो ऑप्टिकल है, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो डाटा है वो कैसे फिजिकली स्टोर हो रहा है, ठीक है। देन उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब पैरामीटर्स पे भी हम मेमोरी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर, वो उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।